हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। तो स्वागत है एक बार फिर से एक और नए प्रैक्टिस सेट में। और फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा का जो यहाँ पर है पेपर 3 का सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे। आपको बता दें कि इसमें जो है सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इस परीक्षा में टोटल 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट में 40 ऐसे सवालों का आंसर हम लोग करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग पहला सवाल से स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी। अब यहाँ पर देखिए, एक राजवंश के बारे में पूछा जा रहा है जिन्होंने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की। तो सबसे पहले तो ये बीजापुर जो है, ये बीजापुर है कहाँ, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं कि ये जो बीजापुर है आधिकारिक तौर पर आप समझ लीजिए कि बीजापुर का नाम अब बदल गया है और इसका नाम अब हो गया है विजयपुरा। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका? विजयपुरा। जो कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, जो अपने गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है। एक बीजापुर तो आपका कर्नाटक राज्य में, ये जिससे रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है। एक और बीजापुर है जो दूसरे आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो बिल्कुल एकदम जंगली एरिया है, पूरा जंगल वाला एरिया है बीजापुर। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रहा है विजयपुरा के बारे में जो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो हम लोग सवाल की ओर फिर से लौटते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आदिल शाही ने। ठीक है, यूसुफ आदिल शाही इसका पूरा नाम था। वक्त था 1498 का। ठीक है, कब का वक्त था? 1498 का वक्त था। और इसने जो है बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 2। अभी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे प्रश्न आपका है गोल गुंबज से रिलेटेड। ठीक है, किससे रिलेटेड है? गोल गुंबज। ठीक है, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? भी जस्ट हम लोगों ने ऑप्शन प्रश्न संख्या 1 में देख लिया, कर्नाटक। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने 17वीं शताब्दी में, कब? 17वीं शताब्दी में जो है गोल गुंबज का निर्माण करवाया था और यह कर्नाटक राज्य के विजयपुर में स्थित है। बीजापुर, जिसका नाम अब क्या हो गया है? विजयपुरा या फिर विजयपुर हो गया है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा रहा है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी? पानीपत की द्वितीय लड़ाई। अब यहाँ पर जब द्वितीय लड़ाई के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि पानीपत में टोटल कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई। पानीपत में टोटल 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। ठीक है, पानीपत में टोटल कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई? 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। अब अगर यदि हम विस्तार से इसकी हम बात करें कि 3 लड़ाइयाँ किन के बीच में लड़ी गई, कब कब लड़ी गई, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए पानीपत के 3 युद्ध हुआ, जिसमें से पहला युद्ध आपका हुआ 1526 ईस्वी में। ठीक है, पहला युद्ध कब हो गया? 1526 ईस्वी में। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, पहला सवाल, पहला जो आपका हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, कब हुआ? 1526 ईस्वी में। ठीक है, इसमें किसकी विजय हुई? तो लोदी यहाँ पर जो है हार गया और बाबर जीत गया। ठीक है, क्या हुआ? लोदी, इब्राहिम लोदी जो था, सुल्तान जो इब्राहिम लोदी था, ये हार गया और बाबर जीत गया और यहीं पर आपका मुगल वंश का स्थापना हो गया 1526 ईस्वी में। दूसरा लड़ाई कब हुआ? तो दूसरा लड़ाई हुआ 1556 ईस्वी में। पहला तो आपका हो गया 1526 में, दूसरा कब हुआ? 1556 ईस्वी में। बताया जाता है कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, उस टाइम अकबर जो है बहुत छोटा था, तो उसके तरफ से उसका सेनापति लड़ा था जिसका नाम था सेनापति बैरम खान। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट लड़ाई जो था बैरम खान और हेमू के बीच में था। हेमू का पूरा नाम क्या हो गया? यहाँ पे देखिए, हेमू का पूरा नाम क्या हो गया? हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो अकबर और हेमू के बीच में 1556 में दूसरी लड़ाई लड़ी गई और इसमें जीत किसकी हुई? अकबर की हो गई। ठीक है, और अकबर की जब इसमें जीत हो गई तो इसमें क्या हो गया कि इसकी जो है वर्चस्व ज्यादा स्थापित हो गया। किसकी? मुगल शासकों की। एक और लड़ाई हुई, तीसरा युद्ध हुआ, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। कब हुई? 1761 ईस्वी में। डेट पूछा जाए तो आपको ध्यान देना है 14 जनवरी को। ठीक है, 14 जनवरी को 1761 ईस्वी में किसके किसके बीच में? मराठा सेना था
और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, मराठा सेना और अकबर और कौन थे? अहमद शाह अब्दाली, जिसमें मराठा सेना की हार हो गई और अहमद शाह अब्दाली की जीत हो गई और यहीं से अंग्रेजी शासकों को एंट्री करने का मौका मिलना चालू हो गया था। ठीक है, तो ये आपका था। प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई? तो आपको इसका आंसर समझ गए। दूसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई? 3 नंबर का क्या करेक्ट आंसर आपको कर देना है? तो 3 नंबर का आपको करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन सी, अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजयी रहा, हेमू अथवा हेमचंद्र जिसकी हार हो गई। ठीक है, आगे बढ़े। 4 नंबर सवाल पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, कि भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? क्या आपको करेक्ट आंसर करना है? चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर, शेर शाह सूरी और बाबर। 4 नंबर का जो आपको आंसर करना है ऑप्शन डी कर देना है। ठीक है, ऑप्शन डी करना है। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था और बाबर ने मुगल वंश की ही स्थापना की थी। अभी आप लोगों ने जस्ट देख लिया, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में पानीपत की युद्ध हुआ था। पानीपत में इब्राहिम लोदी की हार हुई, बाबर की जीत हुई और वहीं से इन्होंने क्या किया? अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, मुगल वंश की स्थापना कर लिया। ठीक है, अगला सवाल, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत कौन था? खानवा का युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत जो था वो कौन था? करेक्ट आंसर आपको कर देना है ऑप्शन ये, राणा सांगा। ठीक है, खानवा का युद्ध अगर पूछा जाए कि कब हुआ, तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ठीक है, जब बाबर इब्राहिम लोदी से जीत गया, उसके बाद इसका मनोर थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसने जाके क्या किया? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध कर दिया। इसमें मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा, इसके बीच में लड़ाई हुई और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, इसमें बाबर की जीत हो गई, राणा सांगा की हार हो गई। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मेघावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? अब यहाँ पे एक टोडरमल क्या थे? अधिकारी था, राजस्व अधिकारी। ठीक है, देख रेख करते थे, सारे हिसाब किताब रखते थे अपना। ठीक है, तो ये जो है किसके अंदर काम करते थे? तो अकबर की सेवा से पहले शेर शाह के अधीन ये नौकरी करते थे। ठीक है, ये अकबर की जो है सेवा के पहले शेर शाह के पास में ये नौकरी करते। तो 6 का क्या हम लोग आंसर करेंगे? शेर शाह करेंगे। अगला सवाल देखिए, आईन ए अकबरी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? एक पुस्तक है, ग्रंथ है जिसका नाम है आईन ए अकबरी। इसकी लेखक जो है वो कौन है? तो हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन बी, अबुल फजल। ठीक है, आईन ए अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया। अब अबुल फजल कौन था? तो अकबर के प्रमुख दरबारी था। ठीक है, अकबर के प्रमुख दरबारी कवि। इन लोग क्या करते थे ना, पहले के जो राजा महाराजा थे, एक कवि रखते थे, लेखक रखते थे, बहुत कुछ रखते थे। जो इतिहास आज हम लोग पढ़ते हैं ना, वो इतिहास वैसा कुछ है नहीं। वो इतिहास जो है पैसों के बल पर लिखवाया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं ये भी मानते हैं कि अगर यदि इतिहास ऐसा था तो ऐसा क्या था कि उसमें सिर्फ उसके पॉजिटिव बातें ही लिखी गई, नेगेटिव बातें नहीं लिखी गई। मतलब अगर यदि किसी के बारे में आप लिख रहे हैं तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू को लिखिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी पुस्तक आपको ग्रंथ ऐसे मिलेंगे जहाँ पे उसके सिर्फ पॉजिटिव लिखी गई है, जो बहुत बार ऐसा माना जाता है कि वो पैसे दे करके या फिर कुछ भी अपना इनाम दे करके वो लिखवाते थे। ठीक है, तो हम इस पुस्तक के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम यहाँ पे सवाल की ओर आते हैं। आईन ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का सवाल का आंसर हम लोग देखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 161वां स्थान पर रहा। अगला सवाल देखिए, कौन सा राज्य झारखंड के पूर्व में स्थित है? अब झारखंड जो है 5 राज्यों से घिरा हुआ राज्य है। ठीक है, 5 राज्य के साथ में ये बॉर्डर अपना साझा करता है। हम इसका भी आंसर बताएंगे, पहले 5 राज्य का नाम देख लेते हैं। पहला आपका बिहार हो गया, दूसरा आपका वेस्ट बंगाल हो गया, तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया, चौथा आपका उड़ीसा हो गया और 5वां आपका हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है,
5 राज्यों के साथ ये अपना बॉर्डर को साझा करती है। अब यहाँ पे सवाल है कि झारखंड के पूरब में कौन सा राज्य स्थित है, तो पश्चिम बंगाल आपका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के पूरब में पश्चिम बंगाल राज्य स्थित है। अगला सवाल है झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है। सही आंसर आपको बिना कुछ सोचे समझे नेतरहाट मार देना है। नेतरहाट की जो टेम्परेचर की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर गिर जाता है नेतरहाट। ठीक है, अगला सवाल बढ़ेंगे 11 नंबर। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। करेक्ट आंसर आपको कर देना है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। इसी से रिलेटेड एक सवाल आपको और जान लेना है कि पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड का सबसे बड़ा जिला भी है। क्या है, सबसे बड़ा जिला भी है। चाईबासा यहीं पे स्थित है। ठीक है, गिरिडीह यहाँ पे है, तो गिरिडीह से संबंधित आप समझ लीजिए कि झारखंड का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह जिला में ही है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1365 मीटर है। ठीक है, कोडरमा जिला भारत का सबसे टॉप लेवल का जो है यहाँ पे अभ्रक जो है मिलता है, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। खूंटी जिला एक ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ अपना बॉर्डर साझा नहीं करती है। अगला सवाल 12 नंबर की ओर बढ़ेंगे। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है। 12 नंबर का आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित। देखिए छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर यदि हम बात करें कुछ, तो ये देखिए कुछ हिस्सा जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी इसका जो हिस्सा पाया जाता है, और यह जो है घने जंगलों का क्षेत्र है जिसमें आदिवासी आबादी ज़्यादा वहाँ पे होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भी अगर इसका देखा जाए तो बहुत ही अहम हिस्सा इसका रहा है पौराणिक कथाओं में। इसे जो है राक्षस दंडक निवास स्थान भी बताया गया है। ठीक है, और श्री राम ने वनवास के दौरान इसमें निवास भी किया है, ऐसा माना जाता है। तो दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। आप ये इसका विस्तार में आंसर समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर। धौलाधार तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियां कहाँ पर स्थित है। धौलाधार और पीर पंजाल नामक जो पर्वत श्रेणियां हैं ये कहाँ पर स्थित है। 13 नंबर का आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी, लघु हिमालय में। अब यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं महान हिमालय, लघु हिमालय, बंद हिमालय और ट्रांस हिमालय, ये सारे हिमालय का क्या है, अलग अलग नाम है, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से। ठीक है, तो धौलाधार और पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियां लघु हिमालय में स्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं, और इस वीडियो का जो हमारा लाइक का टारगेट है, प्रत्येक वीडियो की भांति 30 लाइक का टारगेट है। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, और इसका अगला पार्ट 9 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है। 14 नंबर का पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनों की समाप्ति कब होती है। अब भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो होती है इसकी समाप्ति कब होती है। करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे नवंबर में। ठीक है, नवंबर में इसकी समाप्ति होती है। 15 नंबर सवाल है, तमिलनाडु में वर्षा होने का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है। तो तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण पूर्वी मानसून होता है। ठीक है, पूर्वी मानसून की वजह से यहाँ पर क्या होता है, वर्षा होती है। सही आंसर करेंगे उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर की ओर बढ़ेंगे। इसको पहले हटा लेते हैं। 16 नंबर सवाल, भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जीवी रामकृष्णा बिल्कुल सही आंसर आपको करना है, ऑप्शन ये करना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं और जानी जाती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है रिवर्स रेपो दर। ठीक है, जिसमें रिजर्व बैंक को उधार देते हैं, जो कोई भी बैंक अगर रिजर्व बैंक को उधार देंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, 17 नंबर का रिवर्स रेपो दर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। रिवर्स रेपो दर के ऊपर जो है रिजर्व बैंक को बैंक जो है उधार देती है। अगला सवाल 18 नंबर की ओर बढ़ेंगे। निम्नांकित में विपणन संस्था कौन सी है। निम्नांकित में विपणन संस्था कौन सी है। तो सेल यहाँ पर बिल्कुल आंसर हो जाएगा, एक विपणन संस्था है। अगला सवाल है, मुद्रा का सामान्य अर्थ क्या होता है। मुद्रा का सामान्य अर्थ क्या होता है। करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी, करेंसी तथा मांग जमा राशियां जो है यही मुद्रा का सामान्य अर्थ माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 20 नंबर सवाल की ओर करेंगे। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब कर दिया गया था, कब किया था। तो भारत ने 14 बैंकों का एक साथ जो है राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन किया था।
कब किया था? 1969 में किया था। कब? 1969। यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि उस टाइम नेशनलाइजेशन हो गया, लेकिन अभी अब कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे इतिहास में पिछले 10 वर्षों में बहुत सारे सरकारी बैंक का क्या हो गया, किसी दूसरे बैंकों के साथ में विलय हो जा रहा है। विलय मतलब दोनों को मिला दिया जा रहा है, 3 बैंक 4 बैंक 5 बैंक को एक साथ मिला करके एक बैंक रखा जा रहा है। ठीक है, उस टाइम तो राष्ट्रीयकरण हो गया, लेकिन अब विलयीकरण हो रहा है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 21 नंबर, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में क्या वर्णित किया गया है? अब देखिए, हमारा जो भारत का संविधान है इसमें चौथी अनुसूची में क्या वर्णित किया गया है, एक बार हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को और भाषा को। तो हम लोग यहाँ पर आंसर करेंगे ऑप्शन ए, राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को। ठीक है, राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को वर्णित किया गया है कितने में? तो चौथी अनुसूची में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 22 नंबर देखिए, मूलतः भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अब आप अगर यदि लूसेंट पढ़ते होंगे तो लूसेंट में जैसे पॉलिटी का पार्ट आता है सबसे पहले यही सब पढ़ना पड़ता है, आप भी इसको पढ़ते होंगे। तो मूलतः भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। कितने? 22 भाग। क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन बी करेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? 23 का आंसर करेंगे हम लोग ये। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 24 सवाल क्या है, संविधान से संबंधित है। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 ये संविधान में जोड़ा गया है? 24 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ, ठीक है, इसमें शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 ये संविधान में जोड़ा गया है। अगला सवाल फिर से संविधान के तरफ से एक तरह मान सकते हैं। भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था कौन साल में? 25 का आंसर हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन बी करेंगे। 1976 में भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम 1976 में पारित किया गया। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 26, चलिए इसको हटा लेते हैं। और अभी तक आप लोगों ने फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का टारगेट लाइक का हमारा 30 है और उम्मीद है अभी तक आप लोगों ने लाइक कर दिया गया होगा आप लोगों के द्वारा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन ये पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक है? अब ये पुस्तक का नाम है ये पैसेज टू इंग्लैंड। अब इस पुस्तक को किनके द्वारा लिखा गया? तो इनके द्वारा लिखा गया। क्या नाम है? नीदरसी चौधरी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? नगुल ट्रम जो है किस देश की मुद्रा है? इसका आंसर हम लोगों को जानना है। सही आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन डी, भूटान। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ देश और हैं, जैसे बांग्लादेश। अभी बड़ा टक्कर चल रहा है भाई भारत और बांग्लादेश का। बांग्लादेश भी अपने आप को कम नहीं मान रहा है ना। बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसको क्या कहा गया है? टाका। ठीक है, उसके बाद नेपाल जो है, नेपाल की मुद्रा का क्या नाम है? नेपाली रुपया। अब यहाँ पे एक देख रहे होंगे लाओस। लाओस का मुद्रा का नाम क्या है? कीप। ठीक है, कीप इसका मुद्रा का नाम है। नगुल ट्रम सवाल पूछा गया था, आंसर हम लोग क्या करेंगे? भूटान करेंगे। अगला सवाल देखिए, पोत निर्माण यार्ड मंझगांव डाक कहाँ पर स्थित है? 28 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन सी, मुंबई में। ठीक है, मुंबई मंझगांव डॉक एक तरह से कहिए। मंझगांव डॉक जो है शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC ये जो है कहाँ पर स्थित है? 29 का आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए करेंगे, तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम। अभी इसका नाम बदल गया है, त्रिवेंद्रम हो गया है। केरल में स्थित है और इसकी स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल पूछ रहा है कि भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 30 नंबर का आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन सी। भारत ने 1954 में चीन के साथ जो है पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आंसर ऑप्शन सी करेंगे। अगला सवाल है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो 31 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। और टर्निंग पॉइंट इंडिया 2020 और इंडोमिटेबल स्पिरिट इत्यादि अब्दुल कलाम की पुस्तकें हैं। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ेंगे 32 नंबर, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है? 32 का हम लोग आंसर कर देंगे ऑप्शन डी, हिंदी दिवस हर साल को जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है गुजरात साबरमती, यहाँ पे हाँ ठीक है चलिए, गुजरात साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? अब गुजरात में जो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया था, इसका हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन बी, 1917 ईस्वी में गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी की तरफ से किया गया, गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला हम लोग करेंगे 34, यहाँ पे गुजरात वर्ड हटा देते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। अब यहाँ पे 3 घटनाक्रम का नाम दिया गया है, चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब यहाँ पर जो है कौन सा कांड जो है, कौन सा घटना जो है सबसे पहले घटा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, हम लोग आंसर चलिए करते हैं। सही कालक्रम हम ईयर के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। पहला कालक्रम की यदि हम बात करें 1905 ईस्वी में हुआ बंगाल विभाजन, ठीक है। क्या हुआ? बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में, तो 1 नंबर में हो गया बंगाल विभाजन, ठीक है, इसको 1 नंबर लिख देते हैं। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हो गया 1917 ईस्वी में, तो ये 2 नंबर में हमारा हो गया चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद हो गया जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में, तो ये हमारा 3 नंबर में कर देंगे। तो 1 नंबर में ये हो जाएगा, 2 से कौन सा स्टार्ट है? 2 से ये और ये, तो ये ऑप्शन हट गया। 2 के बाद कौन सा आ गया? 1 आ गया, ठीक है, 2 के बाद 1 आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन सी हम लोग सही करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर हम लोग क्या कर देंगे? 1916 कर देंगे, ठीक है, 1916। देखिएगा 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा जो है यह जो है होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। अच्छा, इसी टाइम में एक और कांड हुआ था, क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 35 का आंसर क्या कर देंगे? ऑप्शन बी कर देंगे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चला था, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 19 में हुआ था, तो ये कहानी खत्म हो गया। 1906 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान ये भी नहीं होगा, बंगाल के विभाजन के दौरान ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से लेकर के 1918 के बीच में हुआ था। अगला सवाल देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ किनके द्वारा किया गया, इसके संस्थापक किससे माना जाता है? तो ये हो जाएगा ये वो ह्यूम, ठीक है, ये वो ह्यूम के द्वारा किया गया था। सवाल पूछा जाए कि कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। किसकी स्थापना? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। आगे बढ़े 37 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 37 का आंसर हम लोग करेंगे डी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था? करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे इसमें सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। क्या कर देंगे? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था। अगला सवाल करेंगे हम लोग 39, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई? 39 का हम लोग करेंगे 1946 ईस्वी में। देखिए, इसको कैबिनेट मिशन योजना भी कहा जाता है। भारतीय कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए भारत में जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। तब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। हम लोग करेंगे ऑप्शन सी। अगला सवाल है, रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? अब यहाँ पे वायसराय वगैरह जो भी चलते थे उस टाइम, उसके हिसाब से रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया? हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। रोलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में आया, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 40 इंपोर्टेंट सवाल को कंप्लीट कर लिया। अगर यदि इसका पार्ट 9 आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। धन्यवाद।